विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा के लिए, बीए की परीक्षा के लिए, एमए की परीक्षा के लिए आप मेरे साथ जुड़िए। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। अपने दोस्तों में प्रचार प्रसार भी करना है इसका। हमने गोदान जो उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, उसके तमाम अध्यायों को लेकर के मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आप गोदान को समझना चाहते हैं, उसके तमाम पात्रों को समझना चाहते हैं, तो आप अलग अलग वीडियो से गुजर सकते हैं और आपको लाभ मिलेगा। आपकी एक समझ बनेगी उपन्यास के बारे में, उस युग के बारे में और प्रेमचंद की रचनात्मकता के बारे में। और एक समझ को निर्मित करने के लिए किसी विषय की गहराई तक जाना बहुत जरूरी है। और गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ था। मैंने हर बार बताया है, प्रेमचंद का सबसे क्लासिक उपन्यास है वो। जिस उपन्यास में प्रेमचंद कहीं कोई समाधान नहीं देते हैं, बाकी तमाम उपन्यासों में वो कहीं न कहीं कुछ समाधान देते हुए नजर आते हैं। अभी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नागार्जुन की कविता, जो आपकी 5वीं यूनिट नेट की परीक्षा में शामिल है। कालिदास कविता है। नागार्जुन हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण कवियों में से एक है। उन्हें प्रगतिशील कवियों में माना जाता है और 1911 में उनका जन्म हुआ था। उनका ओरिजिनल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर के नागार्जुन नाम को अंगीकार किया और श्रीलंका, हिमालय और तमाम तरह की यात्राएं करते रहे। वो हिंदी में अज्ञेय की तरह यायावर लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। और 1998 में उनकी मृत्यु हो जाती है। मैथिली काव्य में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है और संस्कृत साहित्य का उनको गहरा ज्ञान था। इसलिए उनकी रचनात्मकता के बहुत सारे आयाम हैं। नागार्जुन मजदूरों, किसानों और समाज का वो वर्ग जो हमेशा उपेक्षित रहा है, उस पर अपनी कविताएं लिखते रहे, उपन्यास लिखते रहे, कहानियां लिखते रहे, घूमते रहे, फिरते रहे। और मैंने कहा ना कि वे उनको एक यात्री के रूप में भी हम उनको जानते हैं हिंदी साहित्य की दुनिया में। तो और बड़े फक्कड़ टाइप के इंसान थे वो। हमारे गुरुवर विजय बहादुर सिंह के घर आते जाते थे, विदिशा जो मध्य प्रदेश में है। तो उनके बड़े संपर्क थे। उन्होंने बहुत संस्मरण उनके बारे में लिखे हैं। श्री कुमार मिश्र हमारे गुरुवर थे, वो भी लगातार उनके बारे में बहुत सारी बातें हमें बताते थे कि किस प्रकार से वो आते थे और उनका आना जाना हमेशा लगा रहता था। रामविलास शर्मा जी के अभिन्न मित्र थे, केदारनाथ अग्रवाल के अभिन्न मित्र थे। तो ये मित्रता का भाव, ये सहजता का भाव, घूमना फिरना, ये नागार्जुन के जीवन का सहज अंग था। कालिदास उनके प्रिय कवियों में से एक थे। तो ये कविता कालिदास के ऊपर ही है। कालिदास के जीवन की तमाम विडंबनाओं को अभिव्यक्त करती हुई कविता, यह सतरंगी पंखों वाली जो उनका कविता संग्रह है, उसमें 1959 में छपी थी, 59 में प्रकाशित होती है कविता। कौन सा कविता संग्रह? सतरंगी पंखों वाली, है ना। तो सतरंगी पंखों वाली में नागार्जुन की कविता 1959 में प्रकाशित होती है। और उनके बहुत सारे कविता संग्रह हैं, उनकी बहुत सारी कविताएं हैं आपके पाठ्यक्रम में। जैसे बादल को गिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूं, है ना। ये मोटा मोटी उनकी कविताएं हैं। बाकी उनके उपन्यास है, कहानियां उन्होंने लिखी अच्छी खासी। तो उनका लेखन का दायरा बहुत विस्तृत है, लेकिन उन्हें जो ख्याति मिलती है वो कवि के रूप में ही उन्हें प्रसिद्धि मिलती है। अब कालिदास कविता में क्या है, हम उस पर बातचीत करेंगे कि कालिदास ने जो मेघदूत लिखा था, उन्होंने कई नाटक लिखे। उनकी रचनात्मकता के बहुत सारे आयाम हैं। नागार्जुन जैसे सीधे सीधे कालिदास से सवाल करते हुए पूछते हैं कि कालिदास, सच सच बतलाना, इंदुमती की मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे? कालिदास, सच सच बतलाना। क्या कह रहे हैं कि जो इंदुमती जो थी, उसका पति मर जाता है और वो मेघदूत में उन सारे पात्रों
का वर्णन करते हैं, उनके दुख का वर्णन करते हैं, तो नागार्जुन उनसे पूछ रहे थे कि सच में वो पात्र खुद रो रहा था या कालिदास उस पात्र में इतने अधिक डूब गए थे कि उस पात्र की पीड़ा को खुद अभिव्यक्त कर रहे थे। क्योंकि कभी जब तक किसी दृश्य या किसी करुणा के दृश्य में डूबेगा नहीं, तब तक उस प्रकार की काव्य रचना कैसे कर पाएगा। अगर उसके अंदर उतनी इमोशन नहीं है, उतना भाव नहीं है, तो उसके लिए उस तरह की कविता करना मुश्किल होगा, असंभव होगा। इसलिए कालिदास से नागार्जुन पूछ रहे हैं कि तुम मुझे बताओ, क्या सच में जब इंदु मरती मरती है तो अज रो रहे थे कि या तुम उस अज के दर्द को अज के दर्द को तुम अपने अंदर इतना समाहित कर चुके थे। तो उस दशा में नागार्जुन नागार्जुन खुद जैसे कालिदास से पूछ रहे हैं कि क्या इस कविता में या मेघदूत में जो पीड़ा है वो तुम्हारी है या उस खुद यक्ष की है। अज रो रहा था या तुम रो रहे थे। शिवजी की तीसरी आंख से, आप जानते हैं ना, शिवजी जब कामदेव को भस्म कर देते हैं तीसरी आंख से, तो उसकी जो पत्नी होती है रति, वो किस प्रकार से रोती रहती है। तो नागार्जुन क्या बोल रहे हैं कि शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम, घृत यानी घी मिश्रित मिली हुई सूखी समिधा बोलते हैं। यज्ञ में जो लकड़ी यूज की जाती है उसको समिधा कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से यज्ञ में जो घी के साथ मिलाकर जो लकड़ी डाली जाती है उसकी उसी तरह तुम, कामदेव जब भस्म हो गया था वो रति क्रंदन से रो रही थी, उसके आंसू ही आंसू आ रहे थे, तो क्या तुमने ही उसके द्रव्य ने उसकी आंखें साफ की थी, उसको उसको कहा कि तुम रो मत, शांत हो जाओ। क्या उसे ढांढस तुमने ही बनाया था। और कालिदास सच सच बतलाना, सच में रति रो रही थी या तुम रो रहे थे अपने काव्य में, या उस रति की पीड़ा को तुमने सच में महसूस किया था। मैं ये तुमसे जानना चाहता हूँ। अब आगे क्या है कि वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में शाम घनघटा, विधुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा, उन पुष्करावृत मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले। कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिर के शिखरों पर। प्रीवर तुम कब तक सोए थे, प्रीवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे, यक्ष की तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं आगे नागार्जुन की वर्षा ऋतु का मौसम था और आषाढ़ महीना था, बताइए उसी आषाढ़ महीने को लेकर के फिर बाद में आप जब देखते हैं कि मोहन राकेश ने जो नाटक लिखा आषाढ़ का एक दिन, है ना, हम उस पर भी अलग से बात करेंगे, वो भी आपके नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है। तो कालिदास वो आषाढ़ का एक दिन, सारी चीजें वहीं से जुड़ रही है, वही अंबिका, वही मल्लिका उसकी नायिका, यानी वही प्रेम का मौसम, वही सुनहरा मौसम है। और देख गगन में, आसमान में बादल छा रहे थे और विदुर यक्ष अपनी प्रेमिका से दूर था ना, प्रेमिका से दूर था तो उसका मन उछट गया था, उससे मिलना चाहता था, है ना। तो फिर मेघदूत का मतलब है कि बादलों को दूत बनाकर के यक्ष अपना संदेश भेजता है, इसलिए उसको मेघदूत कहा गया है। देखिए उस जमाने में संदेश भेजने का साधन वो था। आज तो आप जानते हैं मोबाइल, हम व्हाट्सएप और पता नहीं क्या क्या यूज कर रहे हैं, कितना फास्ट मैसेजिंग सिस्टम है कि सूचनाएं चंद सेकंडों में न जाने कहां से कहां पहुंच जाती है। लेकिन वो समय अलग था। तो खड़े खड़े हाथ जोड़ करके वो उस चित्रकूट के घाट पर खड़ा हुआ था ना, तो उस बेचारे ने कहा कि मेघों से कि भाई जाओ मेरा संदेश लेकर जाओ, मेरी प्रेमिका को बुलाओ, मेरा मन नहीं लग रहा, बहुत उदास हूँ, बहुत हताश हूँ, बहुत परेशान हूँ। और पुष्करावृत यानी वो सफेद रंग के है ना मेघ, तो पुष्कर का है, बहुत ही
धवल है वो, और साथ ही बनकर उड़ने वाले थे। कह रहा है कि कालिदास ने उसका जो चित्रण किया है वो अद्भुत है। इसलिए नागार्जुन पूछ रहे हैं कि सच में वहां वो बादल उड़ रहे थे या कालिदास का मन उड़ रहा था? कालिदास ने सच में उन सारी जगहों की गहराई के साथ यात्राएं की थी या वो सिर्फ उसकी कल्पनाएं की थी उन्होंने? ये नागार्जुन यहाँ पर जानना चाहते हैं। और फिर कह रहे हैं कि सच सच बतलाना तुम, और पर पीड़ानी, दूसरों की पीड़ा से तुम थक गए थे, चूर चूर हो गए थे पूरी तरह से। अमल धवल गिरी के शिखर, कहा है अमल है? अमल यानी कि जो बिल्कुल साफ सुथरा पवित्र है। धवल यानी सफेद है। गिरी यानी पहाड़, शिखर यानी सबसे ऊपर, यानी हिमालय के बारे में कह रहा है कि हिमालय जो बिल्कुल धवल है ना, अमल है, धवल है, उस शिखर पर जाकर के हे प्रियवर तुम कब तक सोए थे? तुम वहां पर कब तक सोए रहे थे जाकर के, बताओ मुझे। और रोक रक्ष, उस सारी याद में यक्ष रो रहा था या तुम रो रहे थे? वो जानना चाहता है कि आखिर यक्ष रो रहा था या तुम रो रहे थे, कौन रो रहा था वहां पर? और बार बार कह रहे हैं कि कालिदास तुम इस बात को सच सच बतलाना है तुम्हें। देखिए, कवि के मन की अनुभूतियां रचनाकार स्वांतः सुखाय के लिए लिखता है, और उस अनुभूति को किस प्रकार से दर्ज करता है। हमने कहा ना, शुक्ल जी ने क्या कहा है, कविता क्या है? हृदय की मुक्त अवस्था है। तो यहाँ कालिदास खुद अपने हृदय को मुक्त भाव से उन सारी चीजों को अनुभूत कर रहे थे, या फिर उन्होंने कल्पना की थी उसकी, या फिर वो मेघ के, कहते नहीं कि पर काया प्रवेश कर गए थे मेघ मेघ के अंदर, उस परिस्थिति के अंदर। ये सारी कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि कालिदास भी तो कवि है ना, ये नागार्जुन भी तो कवि है ना, तो उस अनुभूति को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो एक बड़े कवि से जैसे वो प्रश्न कर रहे हैं, उनकी सारी रचनाएं पढ़ने के बाद, उनका लेखन पढ़ने के बाद नागार्जुन के मन में सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कालिदास ने इस प्रकार की कल्पना किस आधार पर की है? क्या सच में वो इतने सेंसिटिव थे, इतने संवेदनशील थे, इतने भावुक थे कि उस चीज को पूरी गहराई के साथ महसूस कर रहे थे, या वो किसी की कॉपी कर रहे थे, पेस्ट कर रहे थे, है ना? तो इस गहराई के साथ नागार्जुन भी इसलिए उस गहराई के साथ उससे सच सच बतलाना कह करके पूछ रहे हैं। और कविता बहुत छोटी है, लेकिन बहुत मारक और बहुत ही प्रभावशाली अर्थ देती है, और इस लिहाज से नागार्जुन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और मैंने कहा ना कि नागार्जुन को संस्कृत साहित्य का गहरा ज्ञान था, इसलिए बहुत सारे संदर्भ या लगभग तमाम संदर्भ उनके संस्कृत साहित्य से ही आते हैं। तो प्राचीन जो हमारा साहित्य रहा है उससे वो बहुत सारे संदर्भ लेते हैं। उनकी जो दूसरी कविता है, बादल को गिरते देखा है, वो भी हिमालय के सौंदर्य का ही वर्णन उसमें वो करते हैं। और खुद नागार्जुन जवानी में हिमालय पर कहा जाता है कि पैदल चढ़ गए थे, वो उन्होंने यात्रा की थी। मैंने कहा ना कि वो एक यायावर थे, हमेशा घूमते रहते थे, भटकते रहते थे। उन्हें घूमना फिरना, लोगों से मिलना, प्रकृति को देखना बहुत ही प्यार अच्छा लगता था हमेशा, इसलिए वो हमेशा घूमते रहते थे। ठीक है, तो वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इसी तरह से आपसे संवाद करते रहेंगे, लगातार मिलते रहेंगे। आप मेरे साथ जुड़िए और वीडियो देखिए पुराने, आपकी समझ को जरूर फायदा होगा। आप कुछ तो सीखे ही जाएंगे हमारे साथ जुड़ करके। और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और नए साल में कुछ नया अपने आप को बनाने का प्रण कीजिए, संकल्प लीजिए, और नेवर गिव अप। बहुत बहुत शुक्रिया।